सबसे पहले थोड़ी सबसे पहले थोड़ी प्रशिष्ट अर्थशास्त्र की बात कर दे कि प्रशिष्ट अर्थशास्त्र में कल्याण लक्ष्य अर्थशास्त्र के लिए क्या जगह थी, या वहां पे क्या ख्याल था, या वहां पे क्या उसकी जगह थी कार्य क्षेत्र में, क्योंकि एकम लक्ष्य अर्थशास्त्र का ही कार्य क्षेत्र है कल्याण लक्ष्य अर्थशास्त्र। और जब तक एकम लक्ष्य अर्थशास्त्र और समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्र अलग अलग नहीं हुए तब तक तो वो सब एक साथ एक ही अर्थशास्त्र की मुख्य शाखा के अंदर वो सारी समस्याएं, उसका कार्य क्षेत्र और उसके समाधान जो है वो हमें देखने को मिलते थे। प्रशिष्ट अर्थशास्त्री ये मानते थे कि महत्तम उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्तम उत्पादन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो मुक्त बाजार के आधार पर उत्पादन से जुड़े हुए प्रश्न, पूर्ति से जुड़े हुए प्रश्न और खर्च से जुड़े हुए प्रश्न, इन तीनों प्रश्न पे ही ध्यान देना है। प्रशिष्ट अर्थशास्त्री में सबसे पहले एडम स्मिथ, जिन्होंने आदर्श हाथ का सिद्धांत हमारे सामने रखा, वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर बाजार में उत्पादन बढ़े तो पूर्ति बढ़ेगी, वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी, वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी तो उत्पादन खर्च में कमी आएगी, उत्पादन खर्च में कमी आएगी तो ग्राहक अपनी आवश्यक वस्तुएं जो है वो कम कीमत पे खरीद सकेंगे। जब ग्राहक को कोई वस्तु कम कीमत पे मिलती है तो इसका मतलब ये है कि ग्राहक के कुल तुष्टिगुण में वृद्धि हुई है। अब ये सब कुछ जो करना है, ये करने के लिए क्या कहा गया है कि मुक्त बाजार में सरकार के, राज्य के हस्तक्षेप की शून्य आवश्यकता है। उल्टा वो ये मानते थे कि अगर राज्य हस्तक्षेप करेगा तो हो सकता है कि कई लोगों का कल्याण जो है, आर्थिक कल्याण जो है वो कम हो जाए। तो याद रखिए, प्रशिष्ट अर्थशास्त्री आदर्श हाथ का सिद्धांत आदर्श हाथ में मानते थे और राज्य के हस्तक्षेप की शून्य आवश्यकता मानते थे। वो ये मान के चलते थे कि राज्य का हस्तक्षेप जो है वो नहीं ही होना चाहिए। इनमें सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल थे, जिन्होंने आर्थिक कल्याण के विचार का स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारे पास साधन मर्यादित है, हो सकता है कि उत्पादन की पद्धतियां मर्यादित है, तो उत्पादन के नियमों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन वितरण के नियमों में, वितरण की पद्धति में बदलाव करके हम समाज के कुल कल्याण में वृद्धि कर सकते हैं। अब ये कल्याण के अर्थशास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ, तो हम यदि 19वीं सदी की तुलना 20वीं सदी के साथ करें तो 19वीं सदी में आर्थिक कल्याण या कल्याण की विभावना जो है वो प्रमाण में मर्यादित थी। 20वीं सदी में वो ज्यादा विकसित हुई, या ऐसा भी कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बाद जो है वो कल्याण का ख्याल जो है वो ज्यादा प्रचलित हुआ। आर्थिक विश्लेषण में इस कल्याण का विशेष महत्व है। क्यों विशेष महत्व है, क्योंकि वृद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर कोई देश वृद्धि करना चाहे तो उससे क्या करना चाहिए, कल्याण में वृद्धि करने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लोगों को महत्तम प्रमाण में संतोष, तुष्टिगुण बढ़े, ऐसा करने के लिए तो ये सारी चीजें जो है वो साथ में चलती है। आर्थिक नीतियों में कल्याण के ख्याल का स्वीकार किया गया था। आर्थिक नीतियां क्यों बनाई जाती हैं, लोगों के कल्याण में वृद्धि हो, नीति विषयक सूचन भी उसके अंदर है। तो आर्थिक विश्लेषणों में भी आर्थिक कल्याण का ख्याल था, आर्थिक नीतियों में भी आर्थिक कल्याण का ख्याल था। मेल्विन रेडर नाम के अर्थशास्त्री ने सबसे पहले ये कहा था कि कल्याण लक्ष्य अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य क्या है, तो कल्याण लक्ष्य अर्थशास्त्र को समग्र समाज के कल्याण को महत्तम बनाना है। फिर से, कल्याण लक्ष्य अर्थशास्त्र को समग्र समाज के कल्याण को महत्तम बनाना है। और कल्याण के तत्व क्या है, कल्याण का बंधारण क्या है, कल्याण का ढांचा क्या है, किन परिवारों से कल्याण बनता है, उसकी जांच करना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कल्याण लक्ष्य अर्थशास्त्र की परिभाषा है। इसी के साथ साथ हम कल्याण की परिभाषाओं की भी बात करेंगे। कल्याण मनोवैज्ञानिक ख्याल है। अगर हम यहाँ से करें शुरुआत, तो कल्याण एक मनोवैज्ञानिक ख्याल है। व्यक्तिगत कल्याण की बात करें तो वो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्तर में
हम बता सकते हैं कि ये जो कल्याण है वो है। पीगू के मत अनुसार कल्याण जो है वो बहुत व्यापक है, मतलब इतना व्यापक कि जिसे आप किसी दायरे में नहीं बांध सकते। तो उन्होंने ये कहा कि जिसकी व्यापकता को आप दायरे में नहीं बांध सकते, उसके तत्वों की चर्चा करना ही अनावश्यक है। बिल्कुल जरूरी ही नहीं है उसके तत्वों को समझाना, लेकिन फिर भी सभी अर्थशास्त्रियों ने धीरे धीरे उसकी चर्चा की है। तो कैसे समझाया है विविध अर्थशास्त्रियों ने? तो सबसे पहले कल्याण की परिभाषा करने की कोशिश की है, कल्याण के बंधारण को जानने की कोशिश की है, और विविध कल्याण के स्तर क्या हो सकते हैं ये बताने की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने यहाँ पे कोशिश की है। अब बात करें अर्थशास्त्र की, तो हम ये कह के हमेशा अपनी बात कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो वास्तवलक्षी अर्थशास्त्र है। तो वास्तवलक्षी अर्थशास्त्र तो हकीकतों को बयां करता है, उसे कोई जरूरत नहीं है आदर्श स्थिति को बताने की। आदर्श स्थिति क्या है वो उसका कार्य क्षेत्र ही नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्री यहाँ पे कल्याण लक्षी अर्थशास्त्र में क्या करेगा? अर्थशास्त्र उपलब्ध वैकल्पिक आर्थिक परिस्थितियों में से कौन सी स्थिति समाज के लिए अच्छी है, उपलब्ध आर्थिक स्थितियों में से कौन सी स्थिति जो है वो समाज के लिए अच्छी है, वो हमें बताएगा आदर्श कौन सी है वो। और मुख्य उद्देश्य, फिर से बार बार खुद को याद दिलाते सॉरी कल्याण लक्षी अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज के आर्थिक कल्याण की वृद्धि या समाज के आर्थिक कल्याण को महत्तम बनाना। अब कल्याण के ख्याल को समझे उससे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा है कि क्यों हम उसके कॉन्सेप्ट में नहीं समझा सकते। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत में कमी आ रही है, तो सामान्य सी बात है कि मांग में वृद्धि होगी, परीक्षण योग्य है, हम कर सकते हैं ये, बाजार की माहिती जानकर हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि वस्तु की कीमत में अगर कमी आएगी तो मांग में वृद्धि होगी। लेकिन दूसरा उदाहरण देखें, अगर हम कि अनाज की कीमत है तो लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है, फिर से अनाज की कीमत घट रही है तो लोगों के कल्याण में वृद्धि है। मुश्किल है इसका परीक्षण, हम उसकी माहिती एकत्रित नहीं कर सकते, बाजार में जाके वो परीक्षण योग्य नहीं है कि अनाज की कीमत घटने से लोगों के कल्याण में वृद्धि हुई। तो ये कल्याण के सामने समस्या है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सर्जन हो तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कोई भी उपाय अपना सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को अगर वस्तु सही कीमत पे मिले तो उसके संतोष के स्तर में वृद्धि भी होगी। लेकिन इसको जांचे कैसे, इसको परखे कैसे, इसका मापदंड कैसे बनाए? तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। सामाजिक कल्याण, जिसे हम सामान्य कल्याण भी कह सकते हैं, कुल कल्याण भी कह सकते हैं। अब ये सामाजिक कल्याण क्या है? सामाजिक कल्याण जो है वो आर्थिक और बिन आर्थिक दोनों परिबलों से बनेगा। आर्थिक परिबल कौन से हैं? एग्जाम्पल है कि आपकी पसंद की वस्तु की कीमत कम हो, आपकी आय में वृद्धि हो, आपको कम ब्याज पे लोन मिले। ये सारी घटनाएं, ये जो सारे उदाहरण मैंने यहाँ पे बताए परीक्षण योग्य हैं, हम समझा सकते हैं इनको, इनके आधार भी मिल सकते हैं हमें। लेकिन कल्याण तो सिर्फ ऐसे ही नहीं बनता, क्योंकि हमने सबसे पहले कहा था कि कल्याण मनोवैज्ञानिक ख्याल है। तो मनोवैज्ञानिक ख्याल तो सिर्फ आर्थिक मापदंडों से नहीं बनता, बिन आर्थिक मापदंड या बिन आर्थिक घटनाएं भी ऐसी होती हैं कि जिसके कारण व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि हो। तो बिन आर्थिक कल्याण क्या हो सकता है? कोई हमारा ख्याल रखे, हमारे कल्याण में वृद्धि होगी। बच्चे हमारे आज्ञांकित हो, हमारे कल्याण में वृद्धि होगी। लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारे कल्याण में वृद्धि होगी। तो समग्र कल्याण का पूरा बंधारण जो है वो बहुत ही विस्तृत है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो आर्थिक और बिन आर्थिक दोनों परिबलों को जोड़कर जो है वो कल्याण का बंधारण बनता है। लेकिन अर्थशास्त्री सिर्फ आर्थिक कल्याण पर जो है अपना फोकस बनाते हैं।
अब और एक चीज, जब हम सामाजिक कल्याण की बात कर रहे हैं तो सामाजिक कल्याण को कैसे परिभाषित करेंगे? सामाजिक कल्याण मतलब क्या? हम कुल कल्याण कह रहे हैं, तो कुल कल्याण मतलब समग्र समाज के सभी लोगों के कल्याण की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहला प्रश्न है कि व्यक्ति समाज से है या समाज व्यक्ति से है? मुर्गी पहले या अंडा पहले, उसके जैसा क्वेश्चन है कि व्यक्ति के बगैर समाज का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, और व्यक्ति को तो अपने व्यवहारों के लिए बिना समाज के नहीं चल सकता। तो कौन पहले या कौन किस पर आधारित है, ये बता पाना या ये निर्धारित करना मुश्किल है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे एक उदाहरण रख रही हूँ कि दोनों के अंदर कैसे कल्याण को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति उत्पादकीय प्रवृत्ति कर रहा है जिसकी मदद से उसे कुछ आय प्राप्त हो रही है, तो समग्र समाज को इसका लाभ मिलेगा। समाज की, राष्ट्र की आय या संपत्ति में वृद्धि होगी। अब मान लीजिए इससे विपरीत परिस्थिति है कि व्यक्ति जो है वो उत्पादकीय प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा? समग्र समाज या राष्ट्र की आय या संपत्ति पर विपरीत असर पड़ेगी। अगर व्यक्ति उत्पादकीय प्रवृत्ति कर ही नहीं रहा है तो उसे आय ही नहीं मिल रही है, उसके पास संपत्ति ही नहीं है, व्यक्ति के पास सही नहीं है, इसका मतलब ये कि समाज की संपत्ति में कमी आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि किसी राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि हो रही है, किसी समाज की संपत्ति में वृद्धि हो रही है, किसी समाज की, किसी राष्ट्र की आय बढ़ रही है, तो यदि वो प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही है तो समस्या है। राष्ट्रीय आय का वितरण सबसे बड़ी समस्या है। तो कैसे व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण को हम जोड़ेंगे? व्यक्ति और समाज दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक कल्याण को हम कैसे बांधेंगे? कैसे हम सामाजिक कल्याण को परिभाषित करेंगे? यहाँ पे व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण आधारित है एक दूसरे पर। ये दिखाया गया है कि व्यक्तिगत सामाजिक पर आधारित है और सामाजिक व्यक्ति पर आधारित है। और आपने ये कहा कि सामाजिक कल्याण जो है वो व्यक्ति का कल्याण जो है वो उसकी मन स्थिति का सूचन करता है। तो सामाजिक कल्याण किसका सूचन करेगा? सामाजिक कल्याण समग्र समूह के कल्याण का संयुक्त निर्देश करता है। मान लीजिए कि समाज में ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो ए व्यक्ति का कल्याण प्लस बी व्यक्ति का कल्याण प्लस सी व्यक्ति का कल्याण दस दस दस, इन सब के कल्याणों का जो जोड़ बनेगा वो है सामाजिक कल्याण। तो अब हम एक और निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि व्यक्तिगत कल्याण का बंधारण जो है वो सामाजिक कल्याण के बंधारण को असर करेगा, और सामाजिक कल्याण का बंधारण जो है वो व्यक्तिगत कल्याण को असर करेगा। अब हमारा वो राष्ट्रीय आय का एग्जाम्पल यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है कि व्यक्तिगत कल्याण, व्यक्ति ने आय प्राप्त नहीं की तो समाज के बंधारण पर असर हुई, और समाज की आय का, राष्ट्र की आय का सही वितरण नहीं हुआ तो उसकी असर जो है वो व्यक्ति के कल्याण पर पड़ी। फिर से नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति का कल्याण जो है वो मानसिक अवस्था है। तो इसके साथ साथ व्यक्ति वो भिन्न होगा। मेरा कल्याण आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपका कल्याण मेरा कल्याण नहीं हो सकता। आपका कल्याण आपके मन से जुड़ा हुआ है, मेरा कल्याण मेरे मन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कल्याण का मापदंड कैसे बनाए? समस्या है। व्यक्तिगत कल्याण को हम मन से जोड़ ले चलिए, पर सामाजिक कल्याण को किसके मन से जोड़े? समाज तो कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका मन हो, समाज को तो मन होता ही नहीं है। तो सामाजिक और हमारे कल्याण लक्ष्य अर्थशास्त्र का तो उद्देश्य है, हमें क्या करना है कल्याण लक्ष्य अर्थशास्त्र में? सामाजिक कल्याण को महत्तम करना है। तो कोई उपाय कैसे मिले जिसको हम परिभाषित ना कर सके? उसके लिए कोई उपाय कैसे मिले? ढूंढते हैं उपाय, कोशिश करते हैं। आर्थिक नीतियों की रचना जो है उसमें हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण का निर्देश जो है वो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब तक हमने जो सारी चर्चाएं की उस चर्चा पर से
क्या निष्कर्ष निकलता है? तो मैंने यहाँ लिखा है कि क्या निष्कर्ष निकलता है? व्यक्ति का आर्थिक कल्याण, जिससे समग्र कल्याण लक्ष्य अर्थशास्त्र में हम नापेंगे, या अर्थशास्त्री जिसको आधार बनाकर कल्याण लक्ष्य अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत दे रहे हैं, वो व्यक्ति का आर्थिक कल्याण। तो वो व्यक्ति का आर्थिक कल्याण क्या है? वस्तुओं और सेवाओं में से उसे मिलने वाला संतोष या उसके तुष्टि गुण की मात्रा जो है वो आर्थिक कल्याण है। अब इस तुष्टि गुण का आधार क्या हुआ? व्यक्ति के आर्थिक कल्याण का आधार वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि हुआ। ये उपलब्धि की मदद से व्यक्ति को संतोष मिलेगा, उसके तुष्टि गुण की मात्रा में वृद्धि होगी। इस तुष्टि गुण का आधार क्या हुआ? तो इस तुष्टि गुण का आधार है वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि, उनकी प्राप्यता, उनकी गुणवत्ता। तो व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाने के लिए क्या करें? उनके संतोष के स्तर में वृद्धि की जाए। एक जवाब हमें मिल गया कि व्यक्तिगत कल्याण, व्यक्ति के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? उसके संतोष के स्तर में वृद्धि करनी है। अधिक संतोष का स्तर अगर प्राप्त हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का कल्याण का स्तर जो है वो ऊपर उठा। कैसे हम कह सकते हैं? हम एक जीवन धोरण के मापदंड को लेकर चलते हैं अर्थशास्त्र में, कि एक समाज के इस वर्ग का जीवन धोरण जो है वो ऊंचा है, और दूसरा एक वर्ग है जिसका जीवन धोरण नीचा है। तो हमारा मापदंड क्या है जीवन धोरण को मापने का? हमारा मापदंड ये है कि जिसका जीवन धोरण ऊंचा है उनको कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं मिल रही हैं, और जिनका जीवन धोरण नीचा है उनको कौन कौन सी वस्तुएं या सेवाएं नहीं मिल रही है। नेक्स्ट निष्कर्ष ये निकलता है कि अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान होते हुए बट नेचुरल है कि वो व्यक्तिगत कल्याण के बदले सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दे। तो व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण एक दूसरे से संबंधित है। सामाजिक कल्याण व्यक्तिगत कल्याण से जुड़ा हुआ है, और व्यक्तिगत कल्याण के ढांचे से ही सामाजिक कल्याण बनता है। तो दोनों को साथ मिलके चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कल्याण का स्तर। आर्थिक कल्याण का स्तर क्या है? समाज को मिलने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता। जैसे हमने व्यक्ति का आर्थिक कल्याण बताया, अब हम समग्र समाज के कल्याण की बात कर रहे हैं। समग्र समाज को मिलने वाले वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हो तो समग्र समाज के आर्थिक कल्याण के स्तर में भी वृद्धि होगी। जैसे उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं मिलती जाएगी, उनके कल्याण के स्तर में, आर्थिक कल्याण के स्तर में वृद्धि होगी। प्रोफेसर पीगू जो है वो थोड़े से असहमत हैं इस बात से कि ऐसा कैसे। लिखिए, हमने यहाँ पे आर्थिक कल्याण को किससे जोड़ा? वस्तुओं से जोड़ा, सेवाओं से जोड़ा। तो फिर से हम वहीं पे आ गए कि सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन वृद्धि के साथ कल्याण को जोड़ना उचित नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ उत्पादन बढ़ने से ही कल्याण बढ़े। हो सकता है कि उत्पादन बढ़े, लेकिन अगर उसका वितरण सही नहीं हो तो कल्याण घटेगा। उत्पादन बढ़ा लेकिन कल्याण नहीं बढ़ा। तो सामाजिक कल्याण जो है वो प्रोफेसर पीगू के मत अनुसार सिर्फ उत्पादन के स्तर पर ध्यान नहीं देता। सामाजिक कल्याण जो है वो उत्पादन के स्तर पे ध्यान देता है। आपको उत्पादन करना है, वस्तुएं बनानी है, सेवाएं बनानी है, पर लोगों को उपलब्ध करवानी है, तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। तो सामाजिक कल्याण में जो वस्तुएं बनी, जो सेवाएं बनी, उसको अगर हम राष्ट्रीय आय नाम दें तो राष्ट्रीय आय का वितरण जो है वो भी यहाँ कल्याण के साथ जोड़ के देखना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे मैंने अपनी